हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप सभी को मोटिवेट करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन उनको ज़रूरत पड़ती है जिन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को पता है कि आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई कैसे करनी है, ये सब चीज़ें आप सभी को बहुत अच्छे से पता है माय डियर। इसलिए हम लोग बिना किसी देरी के, बिना किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन के सीधे चलते हैं, अपने मुद्दे की बात करते हैं, अपने टॉपिक्स पर चलते हैं। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं माय डियर। तो जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण है, इसको ज़रा समझिए। इसके नाम पे जाइए माय डियर, इसके नाम पे जस्ट जाना है आपको कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा? चार्ज का। बोला कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? बोला कंटिन्यूअस। माने चार्ज जो है वो वितरित होगा, फैला रहेगा, लेकिन कैसा? बोला सतत, लगातार, चारों ओर एक जैसा। सतत का मतलब हो गया एक जैसा। एक जैसा फैलावट जो होगी आवेशों की वो एक जैसी होगी। तो इसलिए ये जो टॉपिक कह रहा है वो यही कह रहा है कि आवेश जो है, चार्ज जो है, वो डिस्ट्रीब्यूट हैं हर जगह, लेकिन उनके डिस्ट्रीब्यूट होने का जो तरीका है वो एक जैसा है। तो इसमें हम लोग 3 टॉपिक्स जानते हैं। पहला नंबर आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब रैखिक आवेश घनत्व का मतलब ये हुआ कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हेडिंग, हमारा मेन हेडिंग है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहता है कि चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, पर कहाँ? लीनियर, एक लाइन पर, किसी रेखा पर। तो इसलिए हमने मान लिया कोई एक लाइन है, ये कोई लाइन है जिसकी लेंथ कितनी है? L है, और इस L वाली लाइन के ऊपर क्या है? चार्ज चारों ओर क्या है? वितरित है, सतत है, कंटिन्यूअस। देखेंगे आप, एक जैसे चार्ज हर जगह फैले हुए हैं और फैलने का जो तरीका है वो भी एक जैसा है। तो ये कंटिन्यूअस रूप से चार्ज चारों ओर फैले हुए हैं, और चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? लैम्डा इक्वल टू Q बाई L। माय डियर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई यहाँ से कोई जल्दी क्वेश्चन आता है। बस इसका यूज हम लोग करेंगे गॉस थ्योरी के अंदर, इसीलिए हम लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी सिंपल जानिए बात। रैखिक आवेश घनत्व कि भाई एकांक लंबाई पे कितना आवेश है। कोई तार है 100 मीटर, और 100 मीटर तार पे चारों ओर आपको आवेश फैला है, चार्ज फैला है। तो हमें 100 मीटर से नहीं मतलब, हमें मतलब है 1 मीटर से, कि 1 मीटर पे माय डियर कितना आवेश है। जो 1 मीटर पे जो आवेश होगा, चार्ज होगा, उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। सेम जो नेक्स्ट नंबर है सरफेस चार्ज डेंसिटी। बस कुछ करना नहीं है, ये लीनियर था, लाइन था, अब की बार लाइन की जगह क्या आ गया? सरफेस आ गया। कोई सरफेस मतलब एरिया आएगा वहां पे। तो ये कोई सरफेस हमने मान लिया जिस पे चार्ज चारों ओर फैला हुआ है, और इस सरफेस का एरिया कितना है? A है। लाइन के पास लेंथ होती है, सरफेस के पास एरिया होगा, और कोई भी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के पास वॉल्यूम ही होगा। यानी कोई आपका पूरी बॉडी है, हॉलो बॉडी, उसके पास क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? एरिया। तो चार्ज अपॉन एरिया क्या कहलाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। यहाँ आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बोला अगर चार्ज में वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, आयतन से डिवाइड कर दें, तो आयतन चार्ज डेंसिटी हो जाता है। मेनली हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, इन्हीं दोनों से हमारा काम निकल जाता है। तो इसे आप आसानी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सॉलिड एंगल पे माय डियर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। माय डियर, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या? आपका सॉलिड एंगल, ठोस कोण। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ठोस कोण, सॉलिड एंगल। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है, पर फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज हम लोग गॉस थ्योरी में करने वाले हैं। देखिए, गॉस थ्योरी को पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं माय डियर। उसके बाद होता है सरफेस, ये चार्ज डेंसिटी, कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है वो आपको आनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट जो होता है सॉलिड एंगल। अगर ये 3 चीज़ें आप जानते हैं तो आप गॉस थ्योरी में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है माय डियर। सॉलिड एंगल क्या बोलते हैं? नाम ही से पता चल रहा है, ठोस का कोण, यानी किसी सॉलिड के द्वारा बनाया गया कोण। सॉलिड का मतलब ये होगा कोई सरफेस के द्वारा बनाया गया कोण। जो नॉर्मली एंगल बनता है वो 2 लाइंस मिलके बनाती हैं, ये लाइन और ये लाइन, 2 लाइन मिलकर के जो एंगल बनाती हैं उसको सिंपल हम लोग एंगल या प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं।
दो लाइंस जो एंगल बनाती हैं उनको प्लेन एंगल बोलते हैं। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। जो लाइन है इसको प्लेन बोल रहे हैं क्योंकि इसको आप हम लोग अलग से ऐसे बना सकते हैं। तो ये जो प्लेन्स बना रही हैं, ये एंगल बना रही हैं, इसको प्लेन एंगल हम लोग बोलते हैं। मतलब हम लोग हर जगह यही एक चीज़ पढ़ते हैं, सिर्फ एंगल एंगल पढ़ते हैं। पर यहाँ सॉलिड एंगल का मतलब ये हो गया है कोई सरफेस के द्वारा बनाया गया कोण। बस आपको करना कुछ नहीं है, ये फोटो आपको बस अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है और आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये कोई पॉइंट है O, ये कोई पॉइंट है माय डियर O, ठीक। जैसे कि आप आइसक्रीम खाते हैं ना, आइसक्रीम जिसमें मलाई भरता है, वही वाला जिसे शंकु कोन बोलते हैं आप इंग्लिश में, वो चीज़ें जो है वहीं आपका क्या है, एक तरह से आपका सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट वहाँ से मिलता है। ये जो एक सरफेस जो बन गया, इस सरफेस का कुछ एरिया होगा, इस सरफेस को S मान लेते हैं और इसका एरिया कितना है, DA मान लेते हैं, और ये एंगल O है। तो इस सरफेस के द्वारा ये जो सरफेस है S, जिसका क्षेत्रफल, जिसका एरिया कितना मान रहा हूँ DA, ये सरफेस इस पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा, जो पॉइंट पे एंगल बनाएगा, इसी को बोलते हैं माय डियर क्या, सॉलिड एंगल। इसकी क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। अब छोटा सा एरिया लिए थे DA, इसीलिए छोटा सा लेंगे क्या, ओमेगा। सॉलिड एंगल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे माय डियर, ओमेगा से। ये ओमेगा है, ध्यान दीजिएगा, W के जैसा लिखा होता है, छोटा वाला W के जैसा ओमेगा, पर ये दोनों तरफ क्या होता है, कर्ल हो जाता है, मुड़ जाती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओमेगा बोलते हैं माय डियर। तो ये हो गया जस्ट आपका, और ये पॉइंट और इस सरफेस के सेंटर, इस सरफेस के सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो क्या मानते हैं, R मान लेते हैं माय डियर। क्या मान लेते हैं, R। तो जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल, इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, द एंगल made by a surface at a point is called solid angle। किसी ठोस सतह द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण ठोस कोण कहलाता है। लिख लेंगे फटाफट, इसे आप फोटो बना करके लिख लेंगे। अब जो मेन बात करते हैं, इसके फार्मूले की चर्चा हम लोग करते हैं माय डियर। तो जो फार्मूला होता है माय डियर, वो जो फार्मूला होता है, देखेंगे क्या होता है। अगर आप छोटा सा ले रहे हैं, देखिए ध्यान से, अगर छोटा सा एरिया ले रहे हैं तो छोटा सा एंगल ले रहे हैं। अगर पूरा एरिया लेंगे तो पूरा का पूरा क्या लेंगे, सॉलिड एंगल लेंगे, जिसे हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा का फार्मूला लिख लेंगे, एरिया अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ओमेगा इजकल टू A/R²। जो सरफेस होगा उसका एरिया अपॉन जिस पॉइंट पे एंगल बना रहा होगा उससे उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है माय डियर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान देंगे कि जो R है, ये R जो होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस सरफेस और इस पॉइंट O के। बोला अगर नहीं होगा तो, ये परपेंडिकुलर सरफेस नहीं हुआ तो सरफेस कहीं घुमा हुआ होगा, तो अगर घुमा हुआ होगा तो इस एरिया का कंपोनेंट तोड़ लेंगे, वो हिस्सा जो इसके परपेंडिकुलर हो, फिर उस वाले एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक, तो आप ये फॉर्मूला लिख लेंगे। इसके अलावा अगर छोटा सा लेना है तो छोटा d ओमेगा इजकल टू क्या हो जाएगा, DA/R²। आपकी मर्जी। ये टोटल के लिए हो गया, ये स्मॉल के लिए हो गया। स्मॉल एरिया के केस में स्मॉल के लिए हमने DD लगा दिया, काम खत्म हो गया। अब इसके अलावा जो इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप देखेंगे, वो होता है माय डियर d ओमेगा इजकल टू DA cos θ/R²। और इसी का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं गॉस थ्योरी में, d ओमेगा इजकल टू DA cos θ/R²। बोला ये कहाँ से आ गया, ये फार्मूला आप बता रहे हैं यही कहाँ से आ गया, तो बोला मैं वही बोल रहा हूँ। यदि जो डिस्टेंस है, जो R है, ये R इसके परपेंडिकुलर नहीं हुआ, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगा, सरफेस कहीं अगर ऐसा घूम गया तो क्या करेंगे, जब सरफेस घूम जाएगा तो इसका क्षेत्रफल लेंगे, इसका एरिया लेंगे और इस एरिया का कंपोनेंट तोड़ेंगे। कंपोनेंट तोड़ लेंगे उस डायरेक्शन में जो ये लाइन के परपेंडिकुलर, जो ये लाइन है O से इस S को मिलाने वाली जो लाइन है, ये लाइन इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर में इसका एरिया कितना है।
अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो हम इसको कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। कंपोनेंट तोड़ लेंगे तो कंपोनेंट हमें मिलेगा DA का cos थीटा। तो अगर आपको परपेंडिकुलर नहीं दिया है, कौन, ये सरफेस, किसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, अगर हम यहाँ पे B मान लेते हैं तो इस OB के परपेंडिकुलर अगर नहीं है हमारा सरफेस, तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, और अगर है तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मैं कोई यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, अपने दिमाग में रखिएगा। कब O से जो B वाली लाइन है ये अगर परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, तब तो आप ये फार्मूला यूज कीजिए। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसके टिल्टिंग है, कुछ एंगल बना रखा है, तब इस सरफेस का हम कंपोनेंट तोड़ेंगे तो DA cos थीटा मिलेगा। तो DA cos थीटा बाई R² हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाता है माय डियर। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। और इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, याद ये रखनी है, सॉलिड एंगल के केस में माय डियर नोट लिख लेंगे कि अगर हमारा सरफेस क्या हो जाए, स्फेरिकल, फॉर स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, गोलीय सतह। नॉर्मली हम लोग गोलीय सतह की ही चर्चा करते हैं माय डियर। तो गोलीय सतह के केस में क्या होगा, जरा देखेंगे। गोलीय सतह के केस में ओमेगा इजकल टू हम जानते हैं, सॉलिड एंगल इजकल टू A/R² होता है फॉर्मूला से। लेकिन आप देखिए ये कैसा सरफेस है, गोला, स्फीयर। स्फीयर का एरिया कितना होता है माय डियर, स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। स्फीयर का एरिया कितना होता है गोला का, 4πr², और नीचे में R²। तो R² से R² माय डियर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो ओमेगा मिलेगा, बोला किसके लिए, स्फीयर के लिए, गोला के लिए, वो फिक्स वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया माय डियर, 4π मिल गया। तो आपको ये याद रखना है कि किसी स्फीयर के लिए, किसी गोला के लिए जो सॉलिड एंगल का मान होता है, जो सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है, वो 4π होती है। कितनी होती है, 4π। ये दुनिया भर के कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है माय डियर कि जो आपको स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है, फिक्स है 4π। इसे आप याद रखेंगे एकदम। तो एक बात आप ये याद रखेंगे, और दूसरा इसका SI यूनिट, ये आप आराम से इसको लिख लीजिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सॉलिड एंगल का जो वैल्यू है स्फीयर के लिए कितनी होती है, फिक्स होती है, 4π होती है। इसे लिख लेंगे। और दूसरा जो है, दूसरी जो है इसकी क्या है, यूनिट। दूसरी क्या है, इसकी यूनिट। ये आप वीडियो पॉज करके फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा। दूसरा सेकंड नंबर जो क्या है, सेकंड नंबर इसकी SI यूनिट क्या होती है, सॉलिड एंगल की SI यूनिट होती है माय डियर स्टेरेडियन। अगर आप 11th क्लास पढ़े होते तो ये अच्छे से, तो ये आपको अच्छे से जरूर याद होगा। स्टेरेडियन किसका SI यूनिट होता है, सॉलिड एंगल का। अब प्लेन एंगल का, सिंपल प्लेन एंगल का क्या होता है, रेडियन होता है। प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। तो ये SI यूनिट आप याद रखेंगे। आपको पता है तो एंगल ही ना, कोई भी है एंगल है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एरिया का बोला मीटर स्क्वायर, और ये लेंथ है, इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो कैंसिल हो जाएगा, कोई डायमेंशन नहीं बनेगा। तो आपको सॉलिड एंगल हो चाहे एंगल हो, क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन यूनिट होगा। क्या यूनिट होता है, स्टेरेडियन माय डियर। तो मुझे लगता है आपको दो टॉपिक्स जो अभी मैंने पढ़ा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये सॉलिड एंगल, दोनों आपको जस्ट याद रखना है, आपको गॉस थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए। तो अब हम लोग उस सिचुएशन पे आ गए हैं कि माय डियर कि अब हम लोग गॉस थ्योरी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माय डियर, किस पे, गॉस थ्योरी पे। माय डियर हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने अभी बोला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरी, अब वो सामने आपके आ गया है। यानी इसमें आपको कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से गॉस थ्योरी आनी ही चाहिए। तो चलिए चलते हैं, आखिर गॉस ने क्या ऐसा बोला है उसकी बात करते हैं। गॉस एक्चुअली बोलते हैं किसके बारे में, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी के बारे में ये बताते हैं। कौन सी कहानी कहते हैं ये, जरा वो सुनते हैं क्या कहानी है इनकी। ये कहते हैं कि अगर कोई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ध्यान से समझिए एकदम, बिल्कुल एक एक बात। ये कहते हैं
कि कोई एक सरफेस हो जो क्लोज्ड हो माय डियर। कैसा हो? क्लोज्ड हो। एक सरफेस कैसा हो? क्लोज्ड हो माय डियर। और आपको इस सरफेस के अंदर में चार्ज क्या हो? स्थित हो। यानी कोई चार्ज हो माय डियर, वो कहां पे हो? इस सरफेस के अंदर हो। ये अंदर वाली शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सरफेस कैसा हो? क्लोज्ड हो, पहली बात। दूसरी बात, चार्ज कहां हो? चार्ज उस सरफेस के अंदर हो। तब तब क्या होगा? तब उनकी बात को रोक देते हैं और अपनी बात शुरू करते हैं। अपनी बात क्या हो जाएगी माय डियर कि हम जानते हैं कि भाई चार्ज है तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? बनाएगा। इसका अपना फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है माय डियर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। हम ये जानते हैं क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यानी कि अगर समझाने के लिए मैं बता दूं तो फ्लक्स होगा तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। और यानी कि इस चार्ज से हम जानते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं माय डियर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज से क्या होंगी? बाहर निकलेंगी। अगर कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। और विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है तो निकलती है, बना दिया। और हम एक बात जानते हैं, फ्लक्स के डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया है कि विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? किसी पार्टिकुलर आपको एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, उसी को तो फ्लक्स बोलते हैं। तो माय डियर, ये जो सरफेस आप सिलेक्ट किए हैं, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास तो हो रही है ना। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास। अब इन्हीं की चर्चा ये करते हैं गॉस थ्योरी। अब फिर वापस से गॉस पे आते हैं। गॉस ने माय डियर क्या बोला? गॉस ने बोला कि एक क्लोज्ड सरफेस हो, उसके अंदर में चार्ज स्थित हो। चाहे एक चार्ज हो, चाहे कितना भी चार्ज हो, हमको उससे लेना देना नहीं है, हमें चार्ज से मतलब है। अगर चार्ज कहाँ हो? सरफेस के अंदर हो। तब जो नेट फ्लक्स, काफी इंपॉर्टेंट बात मैं समझा रहा हूं, नेट फ्लक्स अगर जनरेट जो होगा, मैंने अभी बताया कि चार्ज से क्या जनरेट होगा? फ्लक्स जनरेट होने वाला है। ये सरफेस से हमें फ्लक्स मिलेगा। कैसे मिलेगा? मैंने अभी थोड़ी देर में समझा दिया आपको। अब ये गॉस बोलते हैं कि इस चार्ज की वजह से, जो चार्ज बंद सतह सरफेस के अंदर में है, जो फ्लक्स जनरेट होगा वो टोटल फ्लक्स, जो नेट फ्लक्स होता है, जो नेट फ्लक्स होता है, नेट माने कुल, टोटल। अब फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीधा लाइन। तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो इस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होगा, मैं बोल रहा हूं एक भी चार्ज हो सकता है, एक से ज्यादा भी चार्ज हो सकता है। तो ये किसकी बात करते हैं? टोटल फ्लक्स की। जब टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो टोटल चार्ज लेंगे। तो इनका ये कहना है कि इससे जो टोटल फ्लक्स जनरेट होगा, वो टोटल फ्लक्स, जो टोटल चार्ज है, जो नेट चार्ज है, जो टोटल चार्ज है, उसका 1/ε0 टाइम्स होगा। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, गुना। यानी कि जो टोटल चार्ज होगा, वो टोटल चार्ज में अगर 1/ε0 से गुना कर दें, 1/ε0 से गुना कर दें टोटल चार्ज में, वो टोटल चार्ज कहाँ होना चाहिए? सरफेस के अंदर। तब हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा कि इस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना जनरेट हुआ है माय डियर। यही बोलते हैं गॉस थ्योरी। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं माय डियर। तो ये है इनका कहना। ये जो बोलते हैं गॉस थ्योरी, वो फ्लक्स के बारे में बोलते हैं। किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर में चार्ज हो, तब इसकी वजह से, चार्ज की वजह से जो इस सरफेस से टोटल फ्लक्स जनरेट होगा, वो टोटल फ्लक्स इस टोटल चार्ज का, इसके अंदर जितना भी चार्ज है, 2 4 5 10 20 जितना भी चार्ज है, टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। अब Q नॉट में 1 से गुना कीजिएगा तो Q नॉट, और नीचे में ε0 है तो ε0। यानी कि फाई नेट टोटल फ्लक्स इजकल टू टोटल चार्ज अपॉन ε0 होता है। यही बात गॉस ने कहा है। तो फॉर्मूला मैंने पहले लिख दिया है, अब इनका स्टेटमेंट लिख देता हूं। स्टेटमेंट के बाद आप लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे कि ये जो कह रहे हैं वो कितना हद तक सही है। प्रूफ करके हम दिखा देंगे हम लोग कि हाँ भाई ये सही कह रहे हैं। तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे माय डियर। स्टेटमेंट लिखिए, लिखेंगे दी टोटल
इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखिए, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स the total electric flux over a closed surface, the total electric flux over a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of the net charge present inside the surface। ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है फटाफट लिख लेंगे, क्या कह रहे हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, कोई बंद सतह में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द किसके, नेट चार्ज के। और नेट चार्ज कहां प्रेजेंट होना चाहिए, इनसाइड द सरफेस। फटाफट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे ये। अब मैं इसे हिंदी में लिख रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं गॉस थ्योरी को। वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। हिंदी में लिखेंगे गॉस के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा के बराबर होता है। माय डियर हिंदी वाले फटाफट लिखेंगे कि गॉस के अनुसार किसी बंद सतह के अंदर जो टोटल विद्युत फ्लक्स है, वो टोटल विद्युत फ्लक्स का मान किसके बराबर है, सतह के अंदर जो कुल आवेश है उसके 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है माय डियर। तो आप हिंदी मीडियम में स्टेटमेंट, गॉस थ्योरी का स्टेटमेंट भी आता है 2 नंबर के एग्जाम में, तो आपको जस्ट स्टेटमेंट ये लिखना है 2 लाइन और आपको ये फॉर्मूला लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इन्होंने क्या कहा है ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हिंदी मीडियम वाले वीडियो को रोक दीजिए और इसे लिख लीजिएगा। अब चलते हैं इसके प्रूफ की ओर कि जो भाई ये कैसे ये इतना इक्वल होगा, ठीक है, कि इक्वल कैसे हो जाएगा माय डियर। तो इक्वल करने के लिए हम लोग चीज़ें जो हैं ड्रॉ करते हैं, अभी ड्रॉ करते हैं कि क्या होगा और कैसे किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए कॉपी में, इसके प्रूफ पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, प्रूफ पे। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, गॉस थ्योरी में, गॉस थ्योरी के अंदर चार्ज अंदर में कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चार्ज है, वो चार्ज यहाँ पे है, बोला यहाँ हो कोई दिक्कत नहीं है, बोला चार्ज यहाँ हो, चार्ज यहाँ हो, चाहे चार्ज यहाँ हो, चाहे चार्ज हो, मतलब कि चार्ज का लोकेशन सरफेस के अंदर चार्ज किस जगह पर है उससे हमारे फ्लक्स का कोई लेना देना नहीं है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। और जिस भी सरफेस को हम यूज करेंगे गॉस थ्योरी में उसको गॉसियन सरफेस, उनके नाम पे उस सरफेस को रख दिया जाता है। अब बात करते हैं इनके प्रूफ की। तो अगर प्रूफ की बात करनी है तो सबसे पहले प्रूफ तो करने के लिए आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप एक सरफेस, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बेकार बन गया,
आप स्फीयर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये स्फीयर हो गया, स्फीयर का माय डियर सेंटर हो गया। और मैंने अभी बोला अगर आपको गॉस थ्योरी समझनी है तो आपको सॉलिड एंगल का कंसेप्ट आना चाहिए, इसलिए हमने एक सॉलिड एंगल के लिए एक सरफेस जूम कर लिया है और मान लिया है क्या ये जो सरफेस एस है, ये एक सरफेस एस है जो कैसा है, एस्फेरिकल है। ये कैसा सरफेस है माय डियर, एस्फेरिकल है, गोलीय सरफेस है। और इसका सेंटर कौन है, ओ है, और ओ पे कौन बैठा है, प्लस क्यू चार्ज बैठा है। और इसकी रेडियस कितनी है, ये आर है। ठीक है माय डियर, ये आपको बनानी है। अब हमें पता है कि यहाँ से क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिल जाएगा और ये एरिया वेक्टर हो जाएगा हमारा, और इसके बीच में कितना एंगल हो जाएगा, थीटा। तो माय डियर फटाफट आप ये डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे। एक सरफेस मान लिया, पूरा का पूरा गोलीय सरफेस, जिसका एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है ये, जिसका लेंथ, जिसका एरिया कितना है, डीए है। तो अभी एरिया वेक्टर कहाँ होता है, मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में बताया कि जो एरिया वेक्टर होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये जो बना रखा है मैंने, इसके परपेंडिकुलर क्या है, इसका एरिया वेक्टर डीए है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, इसलिए हमने पॉजिटिव से बाहर निकलता हुआ कि ड्रॉ कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच की मिल गई। तो आप ये डायग्राम आराम से माय डियर ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए मैंने कल ही आपको बताया एक चीज़ और कि कोई भी माय डियर डेरिवेशन है ना, तो डेरिवेशन में आप फोटो जस्ट समझिए, फोटो समझे, फोटो के बारे में 2-4 लाइन आप लिख दीजिए कि फोटो में आपने क्या क्या चीज़ों को माना है, उसके बाद आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन शुरू कर दीजिए। ठीक, तो इसमें हमने मान लिया है क्या, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आपकी मर्जी है, आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में हमको कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ानी है। तो आप अपने मन से इसके बारे में लिख सकते हैं कि क्या एक स्फेरिकल मान लिया बॉडी, एक स्फेरिकल बॉडी माना है जिसका सेंटर ओ है, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, और इस पे मैंने एक सेक्शन ले लिया है जिस सेक्शन की एरिया कितनी है, डी है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई है। ये सब चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में मान सकते हैं। अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे। क्या लिखेंगे, वी नो दैट the electric field due to प्लस क्यू चार्ज, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए, इस पॉइंट का कोई नाम मान लीजिए, मान लेते हैं बी, द प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी इज कितना हो जाएगा माय डियर। देखिए इंग्लिश में लिखा है, हिंदी वाले बच्चे मैं बोल चुका हूँ, डेरिवेशन में आपको हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं, एक लाइन आती है इंग्लिश, वो आप ध्यान रख लेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पर, आपको इस पॉइंट बी पर किसकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, बताइए मुझे कितना हो जाएगा माय डियर। ई इक्वल टू विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा रखा है 1/4πε0 क्यू बाई समथिंग स्क्वायर। वो समथिंग क्या होता है माय डियर, जहां चार्ज रखा है और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके बीच की डिस्टेंस। तो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड माय डियर कहां चाहिए, पॉइंट बी पे, तो चार्ज कहां रखा है, ओ पे, तो ओ से बी की डिस्टेंस कितनी दे रखी है माय डियर, आर दे रखी है, तो क्या मान लेंगे, आर स्क्वायर मान लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ये आप आराम से कॉपी में नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लोग आगे इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि नीचे लिखूंगा ना तो आपको हो सकता है दिखाई नहीं दे, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ऊपर ही लिखूं। तो आप इसे पहले कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब करना क्या है, फिर से हम लिखेंगे वही चीज, क्या, इस सरफेस की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे दी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज, बताइए
प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इस आवेश की वजह से टोटल फ्लक्स कितना आएगा माय डियर? इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से टोटल फ्लक्स कितना आएगा? तो फ्लक्स के डेफिनेशन में आपको लिखा रखा था, वहां पे आपको टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला लिखाया था क्या? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। याद कीजिए, जो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला, यहाँ तो नेट लगा दीजिए। जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लास्ट लेक्चर पढ़े हैं वहां पे आप जाके देख लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा होता है किसका? टोटल फ्लक्स का फार्मूला। एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ से टोटल फ्लक्स कितना जनरेट होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे माय डियर। अब उसके बाद क्या कर लेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा मुझे? वी गेट। क्या मिलता है माय डियर? करना कुछ नहीं है आपको। अब आपको क्या करना है? आपको माय डियर कर देना है कि फर्स्ट और सेकंड से जरा देखेंगे। सेकंड नंबर इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E और फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला दिया हुआ है। ये फार्मूला जस्ट उठा करके आपको E के जगह पे रख देना है। यानी इस E के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं माय डियर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। देखिए ध्यान से, इस E की जगह पे मैंने ये रख दिया, फिर E तो E की जगह पे लिख दिया। बाकी कौन बच गया? बाकी बच गया सर DA cos थीटा। तो बोला DA cos थीटा बच गया तो उसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिख दिया। फटाफट कॉपी मैंने उतारिए इसे। अब चलते हैं आगे। आगे क्या हम लोग देखेंगे माय डियर? आगे करना क्या है? अब जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए सर। जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से भाई, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन ये तो फिक्स है। जो चार्ज आपने रखा था वो भी नहीं बदलने वाला है, वो भी फिक्स है, तो उसको भी निकाल देंगे। आप देखेंगे जरा, वो ये जो बाहर से चीज़ें निकाल दीजिए, यानी कि टोटल जो फ्लक्स है माय डियर वो कितना मिल जाएगा? ऊपर से Q और नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया और अंदर में कौन बच गया माय डियर? अंदर में बच जाता है DA cos थीटा/r²। ध्यान से देखिए, Q ऊपर से कांस्टेंट था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे से कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया DA cos थीटा और r²। ये बच गया माय डियर अंदर आपके क्या? इंटीग्रेशन के अंदर। और अगर आप ध्यान से देखिए, थोड़ी देर पहले ही 15 मिनट पहले ही आपको पढ़ाया हूँ सॉलिड एंगल का, ठोस कोण का फॉर्मूला। ठोस कोण का फॉर्मूला पढ़ाया हूँ DA cos थीटा/r²। क्या होता है? DA cos थीटा/r² माय डियर क्या होता है? या वीडियो रोक करके लिख लेंगे। DA cos थीटा/r² क्या होता है माय डियर? D ओमेगा होता है। क्या होता है? D ओमेगा होता है, सॉलिड एंगल का मान होता है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे? फिर से लिखेंगे माय डियर कि वी नो दैट। क्या जानते हैं आप? कि D ओमेगा इजकल टू क्या होता है? DA cos थीटा/r² होता है। DA cos थीटा/r² इजकल टू क्या होता है? सॉलिड एंगल D ओमेगा होता है। यानी उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं माय डियर? D ओमेगा लिख सकते हैं। आप वीडियो रोक करके, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज़, रोक करके आप नोट्स जरूर बनाइए। केवल पढ़ के सुन के कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने कॉपी में लिखेंगे तो आप उसको बार बार रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं, वहाँ से आ जाइए वापस से। नेट फ्लक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखेंगे, DA cos थीटा/r² के जगह पे क्या रख दूँ माय डियर? D ओमेगा रख दूँ। D ओमेगा रख दिया। अब D ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोला ओमेगा, dx का x, dp का p, dz का z। D ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा सर ओमेगा। D ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा मिल गया। अब बोलो ठीक है, ओमेगा तो मिल गया मुझे, लेकिन सरफेस कैसे माने थे सर? सरफेस में आइडिया हमने स्फेरिकल माना है। कैसे माना है? स्फेरिकल, गोलाकार सतह माना है। और आपको पता है क्या कि अगर सरफेस गोला हो जाए, स्फेरिकल हो जाए, तो उसकी सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है माय डियर? कितनी होती है बता दीजिए? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है? 4 पाई। ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे लिख दिया। और इस ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई। अभी आपको नोट में जस्ट लिखवाया था कि किसी स्फीयर के लिए, गोला के लिए सॉलिड एंगल का मान 4 पाई होता है। तो ओमेगा के जगह पे क्या रख दिया? 4 पाई रख दिया। चाहे तो ब्रैकेट में लिख दें ओमेगा इजकल टू 4 पाई। बोला क्यों? क्योंकि ये कैसा है? स्फीयर है। कैसा है? स्फीयर है।
अब जैसे आप ये रखेंगे, ऊपर में 4 पाई, नीचे में 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई माय डियर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जैसे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा माय डियर, क्या मिलेगा, ऊपर में Q और नीचे में एप्सिलॉन नॉट, Q और नीचे में एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। और इधर क्या है हमारा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। यानी कि नेट फ्लक्स इक्वल टू क्या मिल गया, ऊपर में Q और नीचे में एप्सिलॉन नॉट। माय डियर हो गया प्रूफ। यही तो गॉस बोलता है कि भाई जो टोटल फ्लक्स है वो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ टोटल क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि एक ही को तो चार्जे बना के रखे थे, एक ही चार्ज है तो एक ही चार्ज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है आपको गॉस थ्योरी का ये जो प्रूफ है बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं थी, जस्ट हमें क्या रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देनी है किसके अंदर, आपको जो नेट फ्लक्स का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, उस फार्मूले में ई की वैल्यू उठा के रख दीजिए, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को बाहर निकालिए और आपको ये डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर मिलेगा। उसको सॉलिड एंगल हम लोग बोलते हैं। सॉलिड एंगल रख दीजिए, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा हो जाएगा। और सरफेस हमने गोलाकार मान रखा है, तो गोले के लिए 4 पाई होता है, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। हमारा माय डियर क्या हो जाएगा, गॉस थ्योरी प्रूफ हो जाएगा। माय डियर मुझे लगता है गॉस थ्योरी और उसका आपको प्रूफ बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जस्ट नोट में लिख लीजिए, याद रखिएगा। कभी गलती से क्वेश्चन आ गया तो आप माय डियर लिख दीजिएगा, क्या, इफ चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस then the net flux is taken as 0। नोट में लिख लेंगे, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया, मैं इस पे एक एग्जांपल भी मैं समझा देता हूं आपको। फिलहाल इंग्लिश मीडियम के बच्चे यही से लिखें, द चार्ज इज आउटसाइड, इफ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस, अगर सरफेस के बाहर चार्ज हो तो देन द नेट फ्लक्स इज टेकन एज 0। तो टोटल फ्लक्स को कितना लेना है, 0 लेना है। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख लें, क्या, कि यदि आवेश सतह के बाहर स्थित हो तब कुल फ्लक्स का मान 0 होता है। लिख लेंगे, फिर से बोल दे रहा हूं, यदि आवेश सतह के बाहर स्थित हो तब कुल फ्लक्स का मान 0 होता है या 0 माना जाता है। इसे आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गॉस ने जो चर्चा की, मैंने बोला गॉस का स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। गॉस ने चार्ज को अंदर माना है, तो आपको चार्ज को अंदर लेना, अगर चार्ज बाहर हो जाए तो उसको काउंट नहीं करना है, उसकी वजह से कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होने वाला है माय डियर। यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर ये कोई आपको सरफेस है, इसमें यहाँ पे है 2 कूलम, यहाँ पे है 6 कूलम, ठीक है, आपको दे दिया 3 चार्ज आपको दे दिया ऐसे क्वेश्चन में, 5 कूलम यहाँ, 2 कूलम यहाँ, 6 कूलम यहाँ। तो बताइए कि जो फ्लक्स जनरेट होगा उसमें टोटल चार्ज कितना कंसिडर करेंगे। जो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे उसमें टोटल चार्ज, जैसे गॉस थ्योरी के अकॉर्डिंग भाई आप नेट फ्लक्स में क्या लिखते हैं कि नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं। तो अगर आपसे आपको टोटल फ्लक्स निकालने के लिए बोल दे तो आप क्या करेंगे माय डियर। अगर आपसे टोटल फ्लक्स निकालने के लिए एग्जांपल मैं दे करके आपको बता रहा हूँ, ये एग्जांपल अगर आपसे बोले कि भाई टोटल फ्लक्स बताइए यहाँ पे कितना होगा, तो हम जानते हैं टोटल फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बोला टोटल चार्ज कितना है, 5 2 7 और 7 6 13, यानी 13 कूलम हम लिख देंगे और हो जाएगी। गलती हमसे, हमने आपको बोला कि गॉस थ्योरी क्या बोलता है कि चार्ज कहाँ होना चाहिए माय डियर, सरफेस के अंदर, बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये जो चार्ज 6 कूलम है ये सरफेस के बाहर है तो इसका कोई काम नहीं है। सिर्फ कौन काम आएगा फ्लक्स के लिए, ये दोनों आएंगे, यानी कि 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 कूलम।
कितना चार्ज हो जाएगा 7 कूलम। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सभी को पता है 8.54 इंटू 10 के पावर -12 रखेंगे, आपको नेट फ्लक्स की क्या हो जाएगी वैल्यू मिल जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रहने देंगे, आज हम लोग इतना ही पढ़ाई करेंगे। आप सभी से हर बार की तरह और रोज़ की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, आप पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। आप हर बार रिवीजन के लिए हर बार वीडियो नहीं देख सकते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एक बार वीडियो अच्छे से देखिए, 2 बार वीडियोज अच्छे से देख लीजिए, और 2 बार 3 बार देख करके आप एक बार अपनी कॉपी में नोट्स तैयार कर लीजिए और फिर उस नोट्स को ही पढ़िए। वहीं आपके काम आने वाला है। किसी और कहीं कोई ये दे देगा, कोई वो दे देगा, कहीं से कुछ कटिंग मिल जाए, कहीं से कोई नोट्स मिल जाए दूसरा, उसके चक्कर में मत पढ़िए। एग्ज़ाम फाइनली आपको देना है, तो आप खुद पे भरोसा रखिए। जो पढ़ा रहा हूँ उसको जस्ट नोट करते रहिए कॉपी में और उसको रिवाइज करते रहिए। और मुझे आशा है कि आप 80+ मार्क्स लेकर के आएंगे अगर आप इस 100 डेज़ में मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सारी वीडियो पूरी देखते हैं और अच्छे से समझते हैं, तो आपको ज़रूर 80+ मार्क्स आ ही जाएगा माय डियर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।